नई बहू और सास का वनवास। एक शहर में अमित अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। एक दिन अमित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। सुधा जी, बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना है तुझे? अमित, माँ अभी सोने दो कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है? सुधा जी, बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सुधाजी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर अपनी सहेली कविता को फोन मिलाती है। सुधाजी, कविता कैसी है? कविता, हाँ सुधा, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? सुधाजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यह बता, मैंने तुझे कहा था अमित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? कविता, हाँ मैंने बात की थी। मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और अमित को ज़रूर पसंद आएगी। सुधाजी तो जल्दी से बात चला न, और हाँ अगर उसकी फ़ोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। कविता, ज़रा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद कविता लड़की वालों से बात करके बताती है। अमित और सजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा जी बहुत खुश रहती थी। एक दिन सुधा जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ सजना आती है। सुधा जी, बहू कुछ चाहिए तुझे? सजना, जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते आप काम करें यह ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। सुधा जी, बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें तो यह सब संभालना है। सजना, नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। सजना सुधा जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे सजना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सुधा जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था। वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन सुधा जी बाहर से सब्जी लेकर आती है। वे जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती है, उनके कानों में आवाज़ आती है। सजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही थी। सजना, अभिषा, तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है। तू यहाँ मौज मस्ती करती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। अमीषा, यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया था। सजना, अरे वो तो एक चाल थी अमित को वश में करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। सुधा जी यह सब सुनकर सन रह जाती है। जिस बहू को वो इतना सीधा समझ रही थी, वह तो उनसे इतनी नफरत करती थी। सुधा जी के आते ही सब सहेलियां चुप हो गई। सुधा जी को देखते ही सजना बोली, सजना, अरे माँ जी आप आ गई। मैं अभी अपनी सहेलियों से आप ही की तारीफ कर रही थी। सुधा जी चुपचाप किचन में चली जाती है। अमीषा, सजना, लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। सजना, अच्छा है उनका भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सुधा जी किचन में सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति कमलानाथ जी तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुधा जी, आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज़्यादा
उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। सुधाजी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी। अगले दिन अमित के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने सजना से बात की। सुधाजी, बहू, मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली। ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? आज मैं अमित सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। सजना, माँ जी, वो आपके रहते तो नहीं रह सकती। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित आपके बगैर नहीं रहेगा। सुधाजी को धक्का लगा। वे अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। सुधाजी, बहू, तुम आखिर चाहती क्या हो? सजना, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए किसी वृद्धा आश्रम में चले जाए। अमित को मैं कोई न कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहे तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं। सुधाजी, लेकिन बेटी, मैंने तो कभी तुमसे लड़ाई तक नहीं की। सजना, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती है, लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। सजना जी जैसे जड़वत हो गई थी। जिस घर को उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था, वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाए। रात को अमित के सो जाने के बाद सजना सुधा जी के कमरे में आती है। सजना, माँ जी, आपने अपना सामान पैक कर लिया? सुधा जी, बहू, मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। सजना, आपको एक बात समझ नहीं आती? आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन अमित के जाने के बाद सजना सुधा जी के लिए कैब बुक करा कर उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देती है। शाम को जब अमित आता है, सजना, अमित, आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है न, उनके पापा ने टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था, 2 महीने के लिए वे गई है। अमित, सजना, मुझे फ़ोन तो कर सकती थी, पता नहीं माँ के पास पैसे भी है या नहीं। सजना, अमित, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतज़ाम टूर वाले कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सजना रोते हुए अमित के पास आती है। सजना, अमित, बहुत बुरी खबर है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर अमित रोने लगता है। अमित, मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। सजना, अमित, मैंने सब पता कर लिया है। बस हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई, किसी का कुछ पता नहीं लगा। अमित का दिल टूट जाता है। वह कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद सजना उन्हें समझाती है। सजना, अमित, जो होना था हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन अमित कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलवाने लाती थी।
यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारिन बैठी थी। अमित उन्हें पैसे देने लगता है। तभी वह देखता है एक मेले कुलेचे कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। अमित, माँ तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। सुधा जी, बेटा सजना ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्धाश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धाश्रम में उन्हें लोगों को रखते हैं जिनके घरवाले खर्चा देते हैं। सजना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धाश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया। तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ देख जाता है तो खा लेती हूँ। तू कैसा है? अमित की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। सुधा जी को देखते ही सजना घबरा जाती है। अमित, सजना तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला। अब तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। सजना, यह तो खुद ही नहीं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। अमित, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी? चलो निकलो यहाँ से। सुधा जी, बेटा बहू तो एक लक्ष्मी का रूप होती है, इसे घर से मत निकाल। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुख से रहो। सजना, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी यही सज़ा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सुधा जी, नहीं, मेरे होते यह नहीं हो सकता। अमित, इसे माफ़ कर दे और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा। सजना सुधा जी के पैरों में गिर जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।